आज के क्लास में समझने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। होता क्या है कि कई बार जो मैनेजमेंट की केस स्टडी आती है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ हो रही है, क्या यहाँ कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन है। तो कई बार ये इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को समझाता हूं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके पहले कोऑपरेशन ही समझाते हैं एक बार। कोऑपरेशन, ठीक है। ये मान लो कि कोई टीम है, ये सारे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इन टीम मेंबर्स को इनका मेन गोल अचीव करना ही इनका टारगेट है और सारे लोग उस गोल को अचीव करने के लिए तत्पर हैं। दे आर विलिंग टू अचीव द गोल। लेकिन हाँ, इनमें ये फीलिंग ही है बस, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये कैसे उस काम को करेगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ये कैसे नहीं। हर कोई गोल अचीव करना चाहता है, लेकिन उसका जो एक्शन वो लेगा गोल अचीव करने के लिए, वो दूसरों को नहीं पता है कि ये आदमी क्या करेगा। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ए को नहीं पता कि बी क्या करेगा, सी क्या करेगा। तो टीम वर्क में ये लोग हैं, लेकिन कौन सा काम किस व्यक्ति को करना है ये दूसरे व्यक्तियों को नहीं पता है, बस उसी आदमी को पता है। तो यहाँ बस इन लोगों में कोऑपरेशन है। इन लोगों में क्या है? कोऑपरेशन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन तब होता है जब इस आदमी को पता है कि इन सबों को क्या करना है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। इसको पता है कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, है कि नहीं। अगर इन लोगों को ये नहीं पता है कि कौन क्या करेगा तो कई बार डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। एक ही काम दो बार लोग कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि एक पेशेंट है, ऑपरेशन थिएटर पे पड़ा है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो इन डॉक्टर्स को ऑपरेट करना है इन्हें, इस पेशेंट को। तो एक जबरदस्त टीम वर्क होता है कि पता चला इस डॉक्टर को ये काम दिया गया है कि ये डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगाए, ठीक है, ये डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया दे। तो ये एकदम क्लियर है। ऐसा नहीं है कि ये सारे डॉक्टर समझ रहे हैं कि अरे शायद मेरा ही काम है एनेस्थीसिया देना, सबों ने धीरे से सुई लगा दी। तो पता चला एक आदमी को 4 डॉक्टर ने 4 सुइयां लगा दी। तो इससे क्या होगा? पेशेंट तो बेचारा गुजर जाएगा, है ना। तो ये टीम वर्क जरूरी है। इन्हें पता है कि कौन क्या करेगा, इन्हें पता है इन्हें कौन सा ऑपरेशन, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, इन्हें पता है कि कहाँ कौन सी चीज को एम्पुलेट करनी है, काटनी है। तो ये टीम वर्क है। इस आदमी को पता है कि ये क्या करेगा, इसको पता है कि हर किसी को पता है। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल द मेंबर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट अदर मेंबर्स आर गोइंग टू डू। सो देन ओनली वी कैन कॉल इट दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग देम। अदरवाइज देयर इज मियरली कोऑपरेशन। वो फीलिंग है, वो भावना है कि हम एकजुट होकर काम करेंगे, लेकिन एकजुट हो तो नहीं पा रहे हैं। एकजुट तभी हम हो पाते हैं जब हमें ये पता रहता है कि कौन कौन सा काम कौन सा व्यक्ति कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है? व्हाई इज कोऑर्डिनेशन नेसेसरी? तो अब मान लो कि एक फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में 2 ही लोग काम कर रहे हैं। तो इन 2 लोगों को तो सारी चीजें पता ही है और किसको क्या करना है ये आसानी से ये लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है और इसमें 2000 लोग काम कर रहे हैं। तो यहां एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, नहीं तो इट विल बी एन अटर केओस। और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन हो, इसके लिए जो मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो मिडिल लेवल हो चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो, वो कार्यरत रहते हैं। नहीं तो सारी चीजें उठपटांग हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक चीज है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। एक
काम को अब एक ही व्यक्ति पूरा काम नहीं करता है, एक बड़े से काम का एक हिस्सा कोई कर रहा है, उसका एक और हिस्सा कोई और कर रहा है, तो मान लो उस काम को बहुत से लोग मिलके कर रहे हैं। अगर ये काम है, इसको मान लो कि इतने लोग मिलके कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 को आपस में पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सा काम करना है, और ये भी पता होना चाहिए कि बाकी लोग भी कौन सा काम या काम का कौन सा हिस्सा कौन करने जा रहा है, तभी वो चीज ठीक से हो पाएगी। दैट इज कोऑर्डिनेशन। दूसरी जो जरूरी चीज है कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑन, या डिपार्टमेंट्स क्या, यूनिट वर्ड लिख देते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट्स। ठीक है, गौर से समझना, सारी यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर वो एक दूसरे से तालमेल रख के काम नहीं करेंगे तो सब चीज चौपट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट्स। और तीसरी चीज है कि अब ये आदमी है इंडिविजुअल, ठीक है, और ये है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और है, तो इसकी इच्छा है कुछ और करने की। इसका हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, इसका कुछ पर्सनल एजेंडा हो, कुछ पर्सनल गोल हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और है। तो इसमें सामंजस्य बैठाना, एक तालमेल बैठाना, इसको सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल से सिंक्रोनाइज करना, तो ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा? इट विल बी ओनली पॉसिबल थ्रू कोऑर्डिनेशन, कि इन्हें पता हो बाकियों को क्या करना है, बाकियों को पता है ये करना है। अब इसको अगर जानकारी होगी कि इस प्रोजेक्ट में इसको एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभानी है, तो वो इस सीरियसनेस को समझ रहा है, तो वो कभी गलती नहीं करेगा या अपने काम में कोताही नहीं बरतेगा, अपने काम को लाइटली नहीं लेगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये सोचेगा अरे हम नहीं भी इतने लोग काम कर रहे हैं, जहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं वहाँ एक हम ही एब्सेंट हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। और यही बहुत से लोग सोचते भी हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन उसके वजह से बड़ी भूलें भी हो जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी सफर करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है। अब अगली क्लास में हम लोग केस स्टडी शुरू कर रहे हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज मैं आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।